सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब। देखो दोस्तों, हम फाइनली वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 1 के अंदर पीवाई की सॉल्यूशन, जो कि पिछले 6 सेमेस्टर के 2 क्वेश्चन पेपर हैं हमारे 2022 और 23, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी दिख रहे होंगे, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, 2022 और 23 है ना, उसमें सेक्शन ए था ना, वो पूरा का पूरा यूनिट 1 से आया था। ठीक है, यानी कि जो 20 नंबर का सेक्शन ए होता है हमारा, पूरा का पूरा यूनिट 1 से आया था। उसके अंदर 10 के 10 क्वेश्चन थे और 2021-22 में 3 क्वेश्चन थे हमारे 2 नंबर के, वो भी मैंने सॉल्व कराए। और 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे, इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, मैंने उन सबको भी सॉल्व कराया। जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं, चाहे वो एनकैप्सुलेशन पे हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्शन पे हो, मल्टी थ्रेडिंग पे हो, सारे प्रोग्राम करवा दिए हैं। ठीक है, बस ये वीडियो देख लो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और मैं जितने भी यूनिट से जल्दी लाऊंगा। देखो, चैनल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आपको सब पता होगा। यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियो मिल रही होगी, जहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और आप प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए उस वीडियो को देखो। ठीक है, सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे 2022-23 के पेपर से। ठीक है, जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए उन्हें करेंगे, फिर 2021-22 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके 10 मार्क्स से करेंगे, फिर इसके 10 मार्क्स से करेंगे। ठीक है, सो देखो, टोटल 19 क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारा पूछा था, क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसे डिस्क्राइब करो। और वेब सर्वर हाउ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सर्वर। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि नॉर्मल सर्वर वेब सर्वर से कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, सो देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट देखें, तो क्लाइंट और सर्वर हमें क्या बताता है। देखो, अ नेटवर्क आर्किटेक्चर व्हेन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम अ सर्वर। क्लाइंट ये सब हो सकते हैं और सर्वर ये सब हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करता है, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्सेज के लिए सर्वर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आपने आपने इंटरनेट पे लिखा कि मुझे ना yahoo.com बताओ, तो yahoo.com उसने सर्च किया और सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, उसने yahoo.com ढूंढा और आपको दे दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो देखो, क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वेब ब्राउज़र जो कि हमारे होते हैं, क्रोम, ब्रेव, है ना, मोबाइल ऐप्स हो सकते हैं। और वेब सर्वर्स, हमारे सर्वर्स कौन कौन से सकते हैं, या तो वेब सर्वर होंगे, डेटा सर्वर होंगे, है ना। अब देखो, सर्वर क्या करता है, जैसे रिक्वेस्ट गई वो, उसके बाद सर्वर प्रोसेसेस दिस रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सर्विसेज टू द क्लाइंट। अब वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसे नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखो, मेरा बिल्कुल इंटेंट ये नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ 2 मार्क्स से कराऊँ। अगर 10 मार्क्स में भी आए तो क्वेश्चन आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, दिस मॉडल सेंट्रलाइज रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक हमारा क्या है, एक सेंट्रलाइज रिसोर्स मैनेजमेंट है। यानी कि इसके अंदर जो रिसोर्सेज का जो सिस्टम होता है ना, वो सेंट्रलाइज होता है। जो सर्वर होता है वो एक ही होता है, और जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एंड अलो मल्टीपल क्लाइंट टू शेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द यूजर सर्वर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो जितने सारे हैं सब है क्लाइंट, और बीच में क्या है, सर्वर। ठीक है, ये सब इस पर रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोसेस करेगा, उन्हें बैक करेगा जो भी उसे मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें पूछा था वेब सर्वर और नॉर्मल सर्वर में डिफरेंस है इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देख लो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना सारा कंटेंट पूछ रखा है। तो देखो, वेब सर्वर का हमारा पर्पस ये होता है कि जो पेजेस होते हैं, वेब पेजेस और वेब कंटेंट को सर्व करना, उन्हें दिखाना। ठीक है, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं ना, आपने देखे होंगे, और वेब से कंटेंट होता है, जो भी होता है, इमेज कुछ भी होता है, मतलब ठीक है, टेक्स्ट वगैरह, वो सब दिखाना होता है। और जो नॉर्मल सर्वर होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसके अंदर वेराइटीज ऑफ सर्विसेज होती हैं। ठीक है, जैसे कि फाइल स्टोरेज, ईमेल होस्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब कौन कराता है, नॉर्मल सर्वर। ठीक है, और देखो, वेब सर्वर के अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी होती है, HTTP एंड HTTPS। ठीक है, एक तो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर वाली होती है। ठीक है, अभी इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंस में। तो देखो, इसका वेब सर्वर का एक हमारा एग्जांपल है अपाची वेब सर्वर, एंड इसका है फाइल सर्वर एंड ईमेल सर्वर। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी कभी अच्छे से, मतलब कभी कभी ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, ये पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस। तो देखो, ये तो आपको पूरे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म में लिख देनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सो ये हमारा पोर्ट नंबर 80 पर होता है, ये पोर्ट नंबर 443 पर होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी जो मैंने CN पढ़ाया था ना, उसकी 2 वीडियो मैंने प्राइवेट कर रखी हैं। सो आप वो वीडियो देख लें, जो मैंने आपको बताई है, चैनल पे प्रॉब्लम आई है। ठीक है, उसी वजह से करी है। और अगर आप चाहते हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से उसे रिसॉल्व कराओ और मैं उसे मतलब पब्लिक कर सकूँ। सिक्योरिटी इसके अंदर है ना, HTTP में मतलब सिक्योर नहीं आ रहा, तो ये लेस सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर जो भी डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर कोई भी इनक्रिप्टेड की नहीं लगी रहती। लेकिन HTTPS के अंदर सारा डेटा कैसा होता है, इनक्रिप्टेड होता है। तो ये थोड़ा सा स्लो भी होता है, क्योंकि देखो, अगर आप सिक्योर नहीं होगा, है ना, 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, सिक्योर नहीं है, तो ये जल्दी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन ये सिक्योर होता है। ठीक है, इसका जो डोमेन URL प्रीफिक्स होता है, ये होता है हमारा HTTP :// और यहाँ पे भी HTTPS : then //।
तो ये होता है हमारा URL प्रीफिक्स इसका। HTTP एंड HTTPS में आपको डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में डिफरेंस पूछा है। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर अदर डिवाइसेस, ठीक है। एक क्या है, एक हमारा ग्लोबल नेटवर्क है पूरे, जिसके अंदर कंप्यूटर और बहुत सारे डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड है। और जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इंटरनेट पर है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट का सबसेट है, ठीक है। इंटरनेट एक पूरा सुपर सेट है, उसका एक सबसेट है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेट के अंदर वो राउटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं और डिवाइसेस होते हैं जिससे कि इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। और जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसके अंदर वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं और ब्राउजर्स होते हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंदर प्रोटोकॉल TCP/IP यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर HTTP HTTPS जो कि TCP/IP के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये कब डेवलप हुआ था, 1962 1970 में हुआ था और ये 1989 में हुआ था। जो भी किसने किया था इसे डेवलप, सर टिम बर्नर-ली ने किया था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंस। अब देखो हिस्ट्री पूछी थी www की, हमारे सिलेबस के अंदर भी सारा कंटेंट सिलेबस के अंदर है, ठीक है। मतलब मैं ये देखा कि मोस्टली कंटेंट इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस का, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी पूछी थी, तो थ्योरी मैंने ब्रीफ में लिखने की कोशिश की है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो हमारा कब इन्वेंटेड हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंस जो कि टिम बर्नर-ली थे, उन्होंने 1989 में किया था, जब वो एक CERN में काम कर रहे थे, ठीक है। एक ये क्या है, यूरोपियन एक कंपनी है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि रिसर्च का काम होता है, ठीक है। इनका गोल ये था कि वो एक ग्लोबल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम बना सके, ठीक है। ऐसा सिस्टम बना सके जिसे दुनिया भर में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, ठीक है। द फर्स्ट वेबसाइट वॉज क्रिएटेड इन 1991, ठीक है। जो इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पहली वेबसाइट थी जो कि इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई थी, वो 1991 में बनाई गई थी, ठीक है। सिंस देन द वेब हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ फॉर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड एंटरटेनमेंट। देखो फिर तो यार वेब का तो काम ही, अब तो इतना ज़्यादा काम है कि मतलब हर घंटे हमें काम पड़ रहा रहता है, ठीक है। हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कहीं से भी, तो हम वेब पर ही सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कंपेयर करना था जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अगर आपको जावा आती है तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा क्लास का कॉन्सेप्ट पता है ना, मैं अभी आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, देखो जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस होते क्या हैं। इसके अंदर ना क्लास की अगर हम डेफिनेशन जो कि अब तक सबको पता ही होगी, अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट इंक्लूड प्रॉपर्टीज एंड मेथड दैट द ऑब्जेक्ट कैन यूज, ठीक है। मतलब एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि मतलब ऑब्जेक्ट उसे यूज़ करता है, ठीक है। होती है क्लास। और उसका एग्जांपल आप देखो तो थिंक ऑफ अ क्लास एज अ रेसिपी फॉर बेकिंग कुकीज़, ठीक है। आपने बेकिंग कुकीज़ के लिए आपने एक रेसिपी देखी होगी, कि मतलब एक रेसिपी बुक देखी होगी जहाँ पर है ना आपके पास कुकीज़ बनाने के लिए एक रेसिपी होती है, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ आपके क्या क्या होता है कि एक तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आप उसके अंदर चीज़ें यूज़ करोगे और कौन कौन से आप स्टेप्स फॉलो करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो क्लास ऐसे होती है। अब कौन सी कुकीज़ बना रहे हो आप, है ना, कैसे आप उसे कस्टमाइज़ करते हो, तो वो सब आपके ऊपर है जो कि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। अब अगर हम इंटरफेसेस की बात करें तो इंटरफेस क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्पेसिफाई अ सेट ऑफ मेथड्स दैट अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इंटरफेस क्या है, इंटरफेस बस एक हमारा क्या है, सेट ऑफ मेथड्स है, उसके अंदर कोई भी हमें मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लगा दूंगा इनके। ये सब क्या है, ये हमारे एक सेट ऑफ मेथड्स हैं, उनके अंदर बस नाम होता है मेथड का, उनके अंदर कोई भी हमारा डेफिनेशन नहीं होती मेथड की, उनके अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता मेथड का, ठीक है। बट डज नॉट प्रोवाइड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर दोज मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंटरफेस इज लाइक टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट मतलब पता है ना आपको बस क्या करना है, आपको बस उसके अंदर ये लिखा होता है कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, आपको मतलब इतने बजे नहाना है, आपको इतने बजे खाना है, आपको ये नहीं पता होता आपको क्या खाना है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। बस आपने टू डू लिस्ट में ये लिखा होता है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। उसके अंदर मतलब आपको स्पेसिफाइली इम्प्लीमेंट करके मेंशन नहीं होता, ठीक है, बस मेथड के नाम पता होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन जावा टू क्रिएट एन एप्लेट एबल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड मैसेज अपॉन एग्जीक्यूशन। अब देखो प्रोग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो हमें ना जावा के अंदर एप्लेट होता है, ठीक है। एप्लेट हमारा एक टूल किट होती है, इसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ग्राफिकल एक टूल होता है जिससे कि है ना हम HTML में यूज़ करके जावा के साथ इंटीग्रेट करके मैसेज वगैरह डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसको है ना हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकें।
तो देखो मैंने बहुत इजीली प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो आपको सबसे पहले ना एप्लेट यूज़ करने के लिए एप्लेट को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट क्लास, ठीक है। आपने इसको एप्लेट को कर लिया, इसके अंदर इंपोर्ट, फिर आपने क्या किया AWT जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसे भी यूज़ करते हो ग्राफिक्स के लिए। तो आपने ये कर लिया, दोनों को इंपोर्ट कर लिया, ऐसे इंपोर्ट करेंगे दोनों को, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड की जगह अगर कुछ भी लिखने को देगा, बस ये तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। फिर आपने एक पब्लिक क्लास बनाते हो जावा में। आप जब भी कोई भी आप मेन फंक्शन है ना पब्लिक क्लास के अंदर ही मतलब बना रहे होते हो, ठीक है। तो आपने एक पब्लिक क्लास बनाई कृष्णा एक्सटेंड्स एप्लेट, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया, एक्सटेंड का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। तो कृष्णा क्लास के अंदर हमने क्या किया, एप्लेट के जो फंक्शंस हैं उन्हें इनहेरिट करेंगे, ठीक है, उस क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो एप्लेट के अंदर अब जो भी फंक्शंस हैं हमारे, हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। अब देखो उसके अंदर हमने एक ये लिखा जो हमारा फंक्शन मेथड है पब्लिक वॉइड पेंट, ठीक है, पेंट नाम से लिखा। और पेंट के अंदर हमने क्या कौन से मेथड को यूज़ किया, ग्राफिक्स का यूज़ किया, ठीक है, जो कि पहले से एप्लेट के अंदर होता है। उसके अंदर एक हमने वेरिएबल बनाया जी। अब हम क्या कर सकते हैं, जी से हम जो हमें प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका हमने एक मेथड यूज़ किया ड्रॉ स्ट्रिंग, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, और जो भी हमें ड्रॉ कराना है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और 20 की हाइट 20 की विड्थ हमने ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, हमने ये दे दिए, ठीक है। ऐसे लिखते हैं एप्लेट का कोई भी प्रोग्राम अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप विद सुटेबल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं क्योंकि हर बार बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लास क्या होती है, एक हमारी क्लास होती है ब्लूप्रिंट जिससे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, आगे जाके। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर डेट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लासेस विल हैव, ठीक है। क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइंड होते हैं, यानी कि क्लासेस के अंदर हमारे वेरिएबल्स और क्या बोलते हैं उसे मेथड्स हमारे डिफाइंड होते हैं कि मतलब क्या क्या एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी एक क्लास हो गई, जैसे कि आपने एक एनिमल एक अपनी क्लास बना ली। अब एनिमल के आपने ये लिख दिया कि एनिमल की इतनी हाइट होगी, वेट होगा, इतने पैर होंगे, ये बोलेगा, ठीक है। और आपने क्या किया, और आपने ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डॉग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सब क्या हो सकते हैं, एनिमल की रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती हैं। तो क्लास एक हमारी लॉजिकल होती है और एक हमारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे रियल होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, एक हमारा क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है जो कि उसके क्लास के ब्लूप्रिंट पे बनाया जाता है। इट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है विद अ स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक है। उसके अंदर स्टेट करता है वो जो भी मतलब स्टेट एंड बिहेवियर के साथ उसका जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप क्लास को हमने क्या माना है, ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस, ठीक है। एक हमारा हाउस है, मतलब एक हमने सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हाउसेस बन रहे हैं, तो हमने पहले एक हर एक मतलब एक हाउस का हमने क्या बना लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया कि ये हाउस की इतनी हाइट रहेगी, इतने कमरे होंगे, और यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ पे हमारे ये होंगे सोफा सेट वगैरह सब, मतलब हमने ब्लूप्रिंट बना लिया कि ऐसे एक हाउस बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया कि हाउस को हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारे हाउसेस बना लिए, उसके अंदर हमने अलग अलग अपना कलर दे दिया, अलग अलग फर्नीचर हमने लगाया, ठीक है। वो सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक्चुअल हाउस बिल्ड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। ईच हाउस कैन हैव डिफरेंट पेंट्स कलर फर्नीचर्स बट दे फॉलो द सेम बेसिक डिज़ाइन, ठीक है। जो डिज़ाइन हमारी किस में डिफाइन हुई होगी, क्लास के अंदर। देखो क्लास और ऑब्जेक्ट आपको आते होंगे यार, थर्ड ईयर में आ गए हो। अब देखो हमें इंटरनेट सर्विस और प्रोटोकॉल्स को क्या करने बोला था, कंपेयर करने बोला था। तो बेसिकली बस इसे याद कर लेना। इंटरनेट सर्विस क्या होती है, हमारी एप्लीकेशंस और फंक्शंस होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, एप्लीकेशन और फंक्शनलिटी होती है जो कि यूज़र एक्सेस कर सकता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसे रूल्स जो कि डेटा ट्रांसमिशन करते वक्त हमें यूज़ करने पड़ते हैं, वो होते हैं प्रोटोकॉल। और इंटरनेट सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ईमेल सर्विसिंग होती है, वेब ब्राउजिंग होती है, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र होती है, फाइल स्टोरेज होती है, तो वो सब क्या हो गई, इंटरनेट सर्विसेज हो गई। और प्रोटोकॉल्स हमारे TCP IP HTTP FTP SMTP, जैसे कि हमारा ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब मतलब जब हम मेल यूज़ करेंगे तो हमें ये ट्रांसफ़र करना, ये प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, तो ये होते हैं हमारे प्रोटोकॉल। अब देखो डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंड ऑन प्रोटोकॉल। देखो इंटरनेट सर्विसेज सारी की सारी किस पे डिपेंड है, प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड है फॉर डेटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैकबोन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। अब प्रोटोकॉल क्या है, हमारी बैकबोन है किसकी, इंटरनेट कम्युनिकेशन की,
आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर हमें ना बोला था कि आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो थ्रेड, जो एक थ्रेड ऐसा है जो कि हमने थ्रेड क्लास से बनाया है, और एक थ्रेड ऐसा है जो कि हमने रनेबल इंटरफेस से बनाया है। ठीक है, दो तरीके से हम थ्रेड बना सकते हैं। बहुत बार पूछता है कि नंबर ऑफ मेथड्स फ्रॉम वी कैन क्रिएट थ्रेड्स, तो आपको लिख कर आना है। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है थ्रेड क्लास से हम बना सकते हैं, या तो हम रनेबल इंटरफेस से बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अब ये देखो। देखो इसके अंदर ना हम एक्सटेंड करते हैं थ्रेड क्लास को, और इसके अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, ये थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये सुटेबल फॉर क्विक इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको तुरंत ही कोई इंप्लीमेंटेशन करना है, कोई छोटा सा काम करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ा आपको अच्छे यूज़ के लिए चाहिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए। थ्रेड हमारा क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, अब हमारी जावा हमारी क्या है, मल्टी थ्रेडेड है, तो मल्टी थ्रेड होता है कॉन्करेंसी, एक साथ मतलब बहुत सारे थ्रेड काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा है हमारा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट एंड देयर टाइप्स ऑफ AWT। ठीक है, लेआउट पूछा है, लेआउट क्या होते हैं और AWT के अंदर कितने टाइप्स के लेआउट हैं। ठीक है, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है बॉर्डर लेआउट में और फ्लो लेआउट के अंदर। ठीक है, अब देखो AWT पहले हम देखते हैं। AWT की फुल फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, ये हमारी टूल किट है जो कि हमारी विंडोज़ के अंदर यूज़ होती है। लेआउट आर यूज टू डिफाइन हाउ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट जैसे कि बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गई, और भी कुछ चीज़ हो गई, उनको हम कैसे अपने जो हमारा पैनल होगा या फिर फ्रेम होगा उसके अंदर हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि हमारा पूरा फ्रेम है, उसके अंदर जो हमारे बटन्स हैं, उसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है, उन्हें हम कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, वो हम किससे यूज़ करके बनाते हैं, लेआउट का यूज़ करके बनाते हैं। किसके अंदर, AWT के अंदर। ठीक है, अब लेआउट मैनेजर्स डिटरमाइन द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट। अब लेआउट के अंदर एक मैनेजर होता है जो कि डिटरमाइन करता है पोजिशन और साइज ऑफ द कंपोनेंट बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, एंश्योरिंग दैट द यूजर इंटरफेस रिमेन ऑर्गेनाइज एंड रिस्पॉन्सिव अक्रॉस डिफरेंस विंडो साइजेज एंड प्लेटफॉर्म। ये भी इंश्योर करना है कि यूज़र जहाँ किसी भी अगर डिवाइसेस पे वो यूज़ कर रहा है अपने उसको मतलब एप्लीकेशन को, तो उसे वो अच्छे से रिस्पॉन्सिवली मतलब उसे शो हो। ठीक है, अब देखो लेआउट के कुछ टाइप्स होते हैं। फ्लो लेआउट होता है, बॉर्डर लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, कार्ड लेआउट होता है एंड बॉक्स लेआउट होता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं बॉर्डर लेआउट एंड फ्लो लेआउट के अंदर बीच में डिफरेंस। ठीक है, मतलब दोनों के अंदर डेफिनेशन ही देखेंगे। बॉर्डर लेआउट क्या होता है, बॉर्डर लेआउट क्या करता है, डिवाइड करता है कंटेनर को 5 रीजन्स के अंदर। कौन कौन से रीजन्स होते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, और सेंटर। ठीक है, इन पांचों में डिवाइड करता है। एंड ईच रीजन कंटेन ओनली वन कंपोनेंट, और हर एक रीजन में आप एक ही कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, मतलब कंटेन कर सकते हो। फ्लो लेआउट। अब फ्लो लेआउट क्या होता है, अरेंज कंपोनेंट सिक्वेंशली इन सिंगल रो और कॉलम। देखो फ्लो लेआउट में क्या होगा, इसके अंदर जैसे हर रीजन के अंदर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर कर दिए थे ना उसे प्लेस, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि सारे के सारे जो कंपोनेंट होंगे हमारे सिक्वेंशली अरेंज होंगे। ठीक है, या तो वो रो वाइज होंगे या तो वो कॉलम वाइज होंगे। ठीक है, प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जैसे कि आपने देखा कि रो वाइज वो प्लेस है। ठीक है, तो वो एक के बाद प्लेस्ड होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सप्लेन थ्रेड एंड हाउ मेनी वेज टू क्रिएट थ्रेड इन जावास्क्रिप्ट। देखो ये जो 10 क्वेश्चन थे, ये हमारे 10 क्वेश्चन आए थे 2022-23 में। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 से पूछे गए थे। ठीक है, और जो हमारा ये 11th क्वेश्चन ये हमारा 2021-22 में आया है, और इसके अंदर पूछा गया है कि थ्रेड क्या होते हैं और थ्रेड को हम कितने वेज होते हैं बनाने के, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो इन जावा अ थ्रेड रिफर टू अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली बाय अ सीपीयू। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ना वो क्या होता है, थ्रेड होता है। थ्रेड अलो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क मल्टी थ्रेडिंग। अगर आप मतलब थ्रेड को है ना कॉन्करेंटली, यानी कि एक साथ 2-3 थ्रेड को एक साथ ही आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, जो कि जावा हमारी क्या करती है, मतलब अलाउ करती है अपने अंदर, है ना। इसके वेज कौन कौन से क्रिएट करने के, सबसे पहला है हमारा एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। ठीक है, थ्रेड क्लास से बना सकते हो, या आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कैसे, रनेबल इंटरफेस से। ठीक है, बहुत ईजी है। पहले मैंने सोचा था ना मैं सबका कोड करके दिखा दूंगा VS कोड में, लेकिन ना मैंने ना जब मैं नोटबुक के अंदर कोड लिख रहा था मेरे से बहुत सारी गलतियां हो रही थी। ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह पे वाइडनर यूज़ कर रखा है। क्यों, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर वगैरह पे कोड लिखते हैं ना तो हमारे से इतनी गलती नहीं होती, हमें पता रहता है कि यार तुरंत हम उसे चेक कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत गलतियाँ होती हैं कॉपी के अंदर, और हम जब अपने पेपर में लिखते हैं ना तो हम कॉपी में ही लिखते हैं, तो हमसे गलतियाँ होती हैं ना। तो देखो कभी भी गलती होना यार काट पीट मत करके आना, उसे पूरा काट के अलग से मतलब लिखना, और पूरा अच्छे से जब भी आप कोड लिख रहे हो ना उसे एक बॉक्स के अंदर डाल के आना। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर हमारी लाइफ साइकिल पूछी थी एप्लेट की। एप्लेट की लाइफ साइकिल के अंदर हमारे 4 फंक्शन है, मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पहला है हमारा इनिट, जिससे कि इनिशिएट होता है कोई भी एप्लेट, ठीक है। दिस मेथड इज इनिशिएटेड फॉर वॉट एवर, ठीक है। स्टार्ट, अब स्टार्ट क्या करता है, इनिशिएट तो हो गया कोई भी चीज़, अब स्टार्ट क्या करेगी, एक्चुअली में उससे स्टार्ट करेगी। और कब ये कॉल होगा, दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड आफ्टर द ब्राउजर कॉल द इनिट मेथड। जैसे इनिट मेथड स्टार्ट होगा ना, वैसे ही स्टार्ट अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये अपने आप ही कॉल हो जाते हैं। फिर स्टॉप आता है, दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ब्राउजर मूव टू द नेक्स्ट पेज विच आर एप्लेट साइट सिट्स, ठीक है। अब आप कोई एप्लेट नहीं है उस पर, आपने उस पर मूव कर दिया तो क्या होगा, वो स्टॉप मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉय मेथड जब भी कॉल होगा जब आप ब्राउजर को बंद करोगे नॉर्मली, ठीक है। ये चारों को याद रखना, ठीक है। कभी कभी मतलब किसी 10 नंबर के क्वेश्चन में अच्छे से अलग से 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है। अब है हमारा डिसिमिलरिटीज बिटवीन वेब सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। मतलब कंपेयर ही करना था कि वेब सर्वर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं। वेब सर्वर होते हैं हमारे स्टैटिक कंटेंट, ठीक है। मतलब वेब सर्वर क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और मैनेज करते हैं उसे, ठीक है। मतलब डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक में तो इतना ज़्यादा मैनेज का काम ही नहीं होता, एक बार डाल दिया कंटेंट हो गया। अब ये इसे कौन हैंडल करता है, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ये किस किस को हैंडल करते हैं, HTTP, RMI एंड GMS, ठीक है। इन्हें मतलब इनका नाम बस याद कर लेना, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इन्हें। अब ये सिंपल डिप्लॉयमेंट होता है इनका कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, अपाची, इसका एग्जाम्पल है अपाची टॉमकैट, ठीक है। सो ये थे हमारा क्या 13th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 14। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जो भी हमारे पिछले 2 साल के पेपर में पूछे गए थे, देख रहे हो यार 2 साल के पेपर में 13 क्वेश्चन आ गए 2 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन पूछे गए और दूसरे में 3 क्वेश्चन पूछे गए। सो इससे ही यार बहुत मार्क्स आ जाते हैं यूनिट 1 में अगर ऐसा हो जाता है तो। सो देखो 14th क्वेश्चन जो है हमारा 14th क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। 14th क्वेश्चन में हमारा ये पूछा गया था 10 मार्क्स में। यहाँ से हमारे जो दोनों क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि पहले हम 22 CS का देखेंगे। इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, इसके अंदर देखो एक पार्ट है मल्टी थ्रेडिंग, हमें समझाना है। राइट अ कोड इन जावा टू क्रिएट 3 थ्रेड्स हैविंग नेम रेड, ब्लू एंड ग्रीन। फिर आपको एक कोड लिखना है जिसके अंदर आपको ये थ्रेड्स बनाने हैं 3, जिसका नाम होगा रेड, ब्लू, ग्रीन। एंड जस्टिफाई वाई शुड वी यूज रन मेथड इंस्टेंट ऑफ स्टार्ट टू लॉन्च अ थ्रेड, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम तीनों पार्ट को डिवाइड करते हैं। ये तीनों पार्ट मतलब कि 3-3 नंबर के मान के चलो, ठीक है। पहले आपको मल्टी थ्रेडिंग समझाना है। मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। थ्रेड हमारे जो होते हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोसेस का, ठीक है। अगर आप उसे कॉन्करेंटली मल्टीपल थ्रेड को प्रोसेस करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो उसे कहते हैं प्रोसेस को मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। Multi-threading in Java is a process of executing multiple threads simultaneously, ठीक है। A thread is a lightweight sub processes the smallest unit processing, ये आपको समझ में आ गया होगा। Multi-threading is used to perform multiple tasks concurrently। अब देखो जैसे कि एक हमारा थ्रेड है, एक फंक्शन है हमारा ऐड का, ठीक है। एक फंक्शन है हमारा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो अगर देखो आपने ना, आप ये वाला प्रोग्राम देखो, जैसे कि यार हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले ये वाला फंक्शन आपका चलेगा, फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पर एक थ्रेड बनाते हो और यहाँ पर एक थ्रेड बनाते हो, ठीक है। और दोनों को आप जब रन कराओगे ना, तो आपके जो दोनों थ्रेड है ना वो एक साथ रन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले ये वाला चलेगा फिर ये वाला चलेगा, ये कॉन्करेंटली रन हो जाएंगे, ठीक है। ये वेट नहीं करेंगे इसके खत्म होने का, इससे पहले ही ये रन हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा स्पीड हो जाती है इससे लैंग्वेज जो है, ठीक है। देखो द प्रोग्राम मोर इफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। इससे ये 2 चीज़ें मतलब फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए। अब देखो मेथड्स ऑफ थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर लिखाना जो मैंने पहले बताए थे वही मेथड लिखाना। एक्स थ्रेड क्लास से बना लो या रनेबल इंटरफेस से बना लो, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमारी थ्रेड की लाइफ साइकिल है। सबसे पहले एक हमारा न्यू थ्रेड बनता है, फिर वो रनेबल कंडीशन में आता है, फिर वो रन हो रहा होता है, फिर वो थोड़ी देर रुकता है। कब तक रुकता है, जब तक कि वो डेड ना हो जाए, फिर वो डेड हो जाता है, ठीक है। बस ये 5 स्टेप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इन 5 को आप अच्छे से डिफाइन भी करके आ सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से डिफाइन कराना, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा कंटेंट लिख कर आओगे उतना सही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा एक पार्ट हो गया मल्टी थ्रेडिंग, मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कोड इन जावा टू क्रिएट 3 थ्रेड्स हैविंग नेम रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। अब आप थ्रेड कैसे बनाते हो जावा के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया 2 आपके पास टाइप है, या तो आप एक्सटेंड थ्रेड क्लास से बना लो या तो आप इंप्लीमेंट कर लो उसे रनेबल इंटरफेस से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक्सटेंड थ्रेड क्लास से। तो देखो हमने क्या किया, एक नाम बना लिया क्लास का कलर थ्रेड, ठीक है। कलर थ्रेड क्लास, कलर थ्रेड, यहाँ पे क्लास कीवर्ड आ गया, यहाँ पे नाम आ गया, जो भी आपको क्लास का नाम रखना है। फिर आपने एक्सटेंड कर लिया
थ्रेड क्लास को, ठीक है, इसको आप यूज़ करके आप थ्रेड बना रहे हो, तो आपने एक बना लिया, थ्रेड बना लिया। अब इस थ्रेड के अंदर आपको क्या क्या डिफाइन करना है, देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले डिफाइन करना है जो कि नाम हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। देखो सुपर हम यूज़ करते हैं सेट करने के लिए नाम को, ठीक है, सेटिंग द नेम ऑफ द थ्रेड। यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ये आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। जब भी आपके क्लास और मेथड का नाम सेम हो तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे ही आप कभी भी ऑब्जेक्ट बनाओगे मेन अपने फंक्शन के अंदर, तो आपका ये जो कंस्ट्रक्टर होगा अपने आप ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। आपने इसके अंदर एक वेरिएबल दे रखा है स्ट्रिंग, पैरामीटर दे रखा है स्ट्रिंग, और उसका नाम रखा है नेम, ठीक है। तो देखो सुपर नेम, जैसे इसके अंदर जो भी आएगा उसको नेम अपने आप ही असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक रनेबल फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि हम रन को क्यों यूज़ करते हैं, हम स्टार्ट को यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है। सॉरी, हम स्टार्ट को यूज़ क्यों करते हैं, हम रन को यूज़ क्यों नहीं करते एक साथ, ठीक है। पब्लिक वॉइड रन, अब रन के अंदर हमने इंप्लीमेंट कर दिया जो भी हमारा फंक्शन चलने वाला है, ठीक है, ये हमने कर दिया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलेन, यानी कि ये प्रिंट कराने के लिए फंक्शन होता है हमारा थ्रेड रनिंग प्लस थ्रेड करंट थ्रेड गेट नेम, जो भी करंट थ्रेड का नाम होगा वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक पब्लिक क्लास मेन क्लास बनाई है ना। आपने यहाँ पे जो पब्लिक क्लास होती है वो एक ही बनती है, ठीक है, उसी नाम से आपका जो फाइल होगी वो भी अपने आप ही बन जाएगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखो इसे याद कर लेना अच्छे से, जब भी आपको जावा का फंक्शन में मेन क्लास बनानी पड़ेगी तो आपको ये फंक्शन जो है अपने आप ही बनाना पड़ेगा। तो ये आप है ना, अभी तो आप देख रहे हो कि चलो ठीक है ये बन जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे याद नहीं आएगा अगर आपने जावा नहीं पढ़ी। आपकी जावा लैंग्वेज है तो आपको याद होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन याद कर लो, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3 थ्रेड बनाए हैं, थ्रेड रेड थ्रेड, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका थ्रेड का, थ्रेड रेड थ्रेड ब्लू थ्रेड ग्रीन थ्रेड, और अब हम इसके नाम रखेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन के अंदर हम इसके अंदर हम ये दे रहे हैं ना आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर पे जाएगा जो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नाम जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये रेड जाएगा ना यहाँ पर, तो जैसे ये नेम के अंदर जाएगा तो ये नेम क्या हो जाएगा, करंट थ्रेड को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, ठीक है। करंट थ्रेड पे रेड होगा तो इसको ये क्या नाम असाइन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसको ब्लू हो जाएगा, इसको ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, थ्रेड, ठीक है, रेड थ्रेड इज इक्वल टू न्यू, और न्यू हम कीवर्ड यूज़ करते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है जो कि हमारा कलर थ्रेड है ना, जो भी क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी आप कॉल करोगे उसे नाम आपने पैरामीटर दे दिया, ये जाके वहाँ पास हो गया और वो वहाँ पे पहुँच गया। अब आपने क्या किया, आपने स्टार्ट को कॉल कर दिया जिससे कि ये जो है रन हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप स्टार्ट को कॉल करोगे ना, स्टार्ट क्या करता है, जैसे ही आप स्टार्ट बनाते हो ना तो स्टार्ट क्या करता है, फंक्शन एक नया थ्रेड बनाता है, ठीक है। उस नए थ्रेड को क्या करता है, नए थ्रेड को पहुंचाता है रन के पास। रन क्या करता है, रन के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट के पास जाता है और उसे वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझो इजी से, एक हमारा यहाँ पे हमने बना लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिसका हमने नाम रख दिया यहाँ पे सबके, ठीक है। और अब हमने क्या किया, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने उसके अंदर स्टार्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट कॉल होगा वैसे ही एक नया थ्रेड बनेगा, ठीक है। जो भी नया थ्रेड बनेगा उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम आ जाएगा, जो कि रन के अंदर होगा। रन के अंदर कौन सा प्रोग्राम है, ये हमें प्रिंट कराना है, क्या नाम प्रिंट कराना है, ठीक है, उसका थ्रेड का। तो देखो ऐसे ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे नाम हमारे जो थ्रेड के होंगे। तो देखो पहला होगा हमारा थ्रेड रनिंग रेड, ठीक है, नाम पहला हो जाएगा थ्रेड रेड, और दूसरा हो जाएगा थ्रेड रनिंग ब्लू एंड थ्रेड रनिंग ग्रीन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। देखो ये प्रोग्राम बहुत इजी है, एक बार बस लिख कर देख लेना, ठीक है। जब आप 1-2 बार प्रोग्राम लिखोगे ना जावा के तो अपने आप आपको आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूछा था, वाई शुड वी यूज रन मेथड इंस्टेंट ऑफ स्टार्ट मेथड टू लॉन्च अ थ्रेड, ठीक है। अब देखो स्टार्ट जो मेथड होता है हमारा, यूज क्या करता है, स्टार्ट क्या करता है, यूज टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड एंड रन मेथड रन टू प्रोग्राम विद इन द न्यू थ्रेड, ठीक है। अब देखो स्टार्ट मेथड, जब भी हम स्टार्ट मेथड का यूज़ करते हैं ना, देखो इसके अंदर ये बोला गया है कि आप रन को क्यों नहीं यूज़ कर लेते स्टार्ट मेथड की जगह, ठीक है। आप रन को भी तो यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, जब आप स्टार्ट को क्यों ही यूज़ कर रहे हो, अपनी डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो। तो देखो इसके अंदर ये डिफाइन है कि स्टार्ट मेथड क्या करता है, एक नया थ्रेड बनाता है जब भी आप उसे रन करते हो, ठीक है। रन मेथड क्या करता है कि जो भी उसके अंदर प्रोग्राम होता है न्यू थ्रेड के अंदर डाल के उसे रन करा देता है। तो क्या होगा, जब भी आप स्टार्ट नहीं बनाओगे तो आपका न्यू जो थ्रेड है वो नहीं बनेगा। तो देखो रन मेथड कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड, ठीक है। वो कौन सा कोड कंटेन करता है, जो भी थ्रेड के अंदर होता है। इफ कॉल डायरेक्टली, अगर उसे हम डायरेक्टली कॉल कर देंगे तो इट डजंट क्रिएट अ न्यू थ्रेड, इट रन द करंट थ्रेड, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, वो नया थ्रेड नहीं बनाएगा, वो अपने अंदर जो भी करंट होगा उसी को रन कर देगा बस, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर ये वाला था ना, तो इसके अंदर क्या होगा, पहले एक बार रेड आ गया तो रेड ही रेड बार बार रन होगा, ठीक है, कोई भी नया थ्रेड नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अब हमें क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में बीच में डिफरेंस बोला था और दोनों के एक एक एग्जांपल बताने को बोले थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एनकैप्सुलेशन बेसिकली हमारा किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो एनकैप्सुलेशन का यूज करके। उसके अंदर हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ठीक है, पब्लिक, उसे आप यूज करके क्या कर सकते हो, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन आपका जो अनवांटेड डेटा होता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जो कि आप यूजर को नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, उसे आप हाइड करते हो, ठीक है। उसका कोई भी आपके मतलब एप्लीकेशन पे काम नहीं होता, ठीक है, तो आप उसे हाइड कर देते हो। तो यही डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डेटा एंड कोड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, अलो द प्रोग्रामर टू द फोकस ऑन हाई लेवल, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे, इसके लिए नहीं समझा रहा, ठीक है, मैंने आपको पहले ही पूरी डेफिनेशन बता दी। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। इसको आप किससे अचीव कर सकते हैं, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करो या तो आप इंटरफेसेस का यूज करो। अभी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर और डिफरेंस है, फोकस ऑन हाउ द डेटा इज प्रोटेक्टेड। ये किस पे फोकस कर रहा है कि कैसे डेटा हमारा प्रोटेक्ट होगा। अरे फोकस ऑन व्हाट अ क्लास कैन डू, ठीक है, क्लास क्या करती है, बस उस पर फोकस करता है। उसे ये नहीं फोकस करता कि कैसे करती है वो क्लास, बस वो फोकस करता है कि वो क्लास क्या करती है। जैसे कि हमारे पास एक बटन है, वो हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक पॉपअप आता है, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि आपने कौन सा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखा है कि वो पॉपअप आ रहा है, बस वो दिखाएगा कि पॉपअप आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, प्राइवेट वेरिएबल्स विथ पब्लिक गेटर एंड सेटर, ठीक है। जब भी आप एनकैप्सुलेशन का यूज करोगे तो आपको गेटर एंड सेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका वेरिएबल होगा वो प्राइवेट से बना होगा, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से, तो आप गेटर और सेटर का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करोगे, किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ और इंटरफेसेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा रखा है एनकैप्सुलेशन का, जो कि बहुत ईजी प्रोग्राम है। बस मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्लास बनाई पर्सन, देखो आपको आती होगी क्लास बनाना, फिर आपने एक वेरिएबल बना लिया प्राइवेट नाम से, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, आपने बना लिया ये। अब आप है ना इसको एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है, मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी, ये प्राइवेट है, ठीक है। और अब क्या हो सकता है कि अब आपको अगर इसे यूज़ करना है तो आपको गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम बनाई एक, ठीक है। उसके अंदर आपने एक मतलब पब्लिक फंक्शन मेथड बना दिया गेट नेम, और आपने एक बना दिया सेट नेम। गेट नेम में क्या होगा, जैसे आप गेट नेम कॉल करोगे आपको नेम पता चल जाएगा, ठीक है। आप सेट नेम में अगर आपको कोई नेम आपको उसके अंदर डिफाइन करना है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम दे रखा है और ये नेम जाएगा किस पे, दिस डॉट नेम। दिस कीवर्ड क्या होता है, हमारा जो भी करंटली हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस मेथड हमारा इसके लिए यूज होता है। जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे वो जो नेम होगा वो असाइन हो जाएगा सेट से, ठीक है, यानी कि सेट हो जाएगा। सेट और गेट का मतलब समझो, गेट मतलब मिलना, सेट मतलब सेट करना, ठीक है, मतलब सेट करना वेरिएबल सेट करना, ठीक है। अब पब्लिक क्लास मेन, अब हमने पब्लिक क्लास मेन बनाई, यहाँ पे वापस ये यूज़ हो रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड इसके अंदर हमने एक पर्सन नाम का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास के साथ, ठीक है, न्यू लिखा और पर्सन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया इसे। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं नेम को, कैसे, एलिस नाम के हमने नेम को सेट कर दिया, डॉट सेट नेम। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे ही गेट नेम का करेंगे ना तो इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा जो भी एलिस है ना, एलिस आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एनकैप्सुलेशन का फंक्शन, ठीक है। आपने डायरेक्ट ये वाला जो स्ट्रिंग नेम था इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाए, आपने क्या किया, पहले उसे सेट किया फिर गेट किया, ठीक है, ऐसे करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, 2 बार लिख के देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करेंगे। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ना सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे मेथड्स होते हैं उन्हें डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम इंप्लीमेंटेशन नहीं उसका डिफाइन करते हैं, बस उस मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, अब उसके अंदर हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एक मेथड है जो कि है हमारा क्या, साउंड, ठीक है। हमने उसके अंदर ये नहीं बताया कि साउंड क्या करेगा, बस डिफाइन कर दिया साउंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब उसे हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमने एक और क्लास बनाई डॉग एक्सटेंडेड एनिमल, ठीक है। अब हमने डॉग के अंदर क्या किया, इनहेरिट किया है एनिमल को, ठीक है ना। डॉग के अंदर हमने इनहेरिट किया किसकी प्रॉपर्टी को, एनिमल को, ठीक है। अब हम एनिमल के अंदर क्या कर रहे हैं, साउंड को क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे, साउंड को हम इसके अंदर ऐसे यूज़ करेंगे बार्क यूज़ करके, ठीक है। अब हमने एक मेन क्लास बनाई और उस पब्लिक मेन क्लास बनाई और उसके अंदर हमने क्या किया, एक डॉग हमने एनिमल डॉग को मतलब एनिमल क्लास से एक डॉग ऑब्जेक्ट बना लिया,
है ना, उससे क्या करेंगे हम डॉग को अंदर जो साउंड है ना उसे हम क्या कर सकेंगे, एग्जीक्यूट करा पाएंगे। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, बार्क आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, क्या है बार्क है ना, बार्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्शन का भी, बस क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th क्वेश्चन है जो कि है हमारा डिस्क्राइब मेथड ओवरराइडिंग इन जावा एंड कंपेयर मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, बेसिकली ओवरराइडिंग क्या होता है जावा के अंदर, ये हमारे क्या है, ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग के अंदर क्या होता है ना कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी ये होती है हमारी बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास से हम जैसे कि एक हमारी ए है हमारी बेस क्लास, बी हमारी क्या है, एक हमारी ड्राइव क्लास है जो कि बेस क्लास से मिली है, जैसे कि ये चाइल्ड क्लास है, ये हमारी क्या है पेरेंट्स क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई हमारा मेथड है, जैसे कि इसके अंदर मेथड है डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले। ठीक है, दोनों का नाम क्या है, सेम है। ठीक है, अब अगर हम इस वाली क्लास से क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं डिस्प्ले मेथड। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला जो डिस्प्ले मेथड है ना, ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा डायरेक्टली इसके अंदर सर्च करेगा, इसे यहाँ पे डिस्प्ले मेथड मिल जाएगा और ये इसे कॉल कर देगा, इसे कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, it allows a subclass to provide a specific implementation for a method that is already defined in the super क्लास। ठीक है, मतलब एक आप अलग से इम्प्लीमेंट कर सकते हो मेथड अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, जो कि पहले से ही मेथड आपका किसके अंदर डिफाइंड है, सुपर क्लास के अंदर। ठीक है, द मेथड इन द सब क्लास मस्ट हैव द सेम नेम। ठीक है, देखो नाम तो सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स भी जो है उसके अंदर वो भी सेम होनी चाहिए एज द मेथड इज इन द सुपर क्लास। ठीक है, जैसे कि सुपर क्लास के अंदर है बिल्कुल सेम टू सेम, उसके अंदर नेम रिटर्न टाइप पैरामीटर सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक सुपर क्लास है जिसका नाम है एनिमल। ठीक है, वो वाला एनिमल नहीं, जानवर। ठीक है, एनिमल है ना, एनिमल के अंदर हमारा एक मेथड है मेक साउंड। ठीक है, मेक साउंड, मेक साउंड के अंदर लिखा हुआ है एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, देखो है ना, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड है। अब हम एक सब क्लास बनाते हैं डॉग। ठीक है, डॉग। अब डॉग के अंदर हमने किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रखी है, एनिमल की। तो इसके अंदर पहले से जो भी एनिमल के अंदर फंक्शंस मेथड और प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो सब पहले से इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, सेम मेथड बनाते हैं मेक साउंड, सेम रिटर्न टाइप वॉइड एंड 0 पैरामीटर। ठीक है, जैसे कि पहले एनिमल के अंदर थे। ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, डॉग बार्क्स। ठीक है, अब हम क्या अब देखो डॉग हो गया, एक एनिमल हो गया। अब अगर हम डॉग की एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अब कैसे बनाते हैं, मेन क्लास के अंदर अपने मेन क्लास पब्लिक मेन क्लास अपने डिफाइन करी, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, और उसके अंदर आपने एक एनिमल जो कि एक हमारी बेस क्लास है। अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, और किस क्लास से बनाया हमने ऑब्जेक्ट, डॉग के साथ बनाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अब हम जो माई डॉग हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम इसे अगर मेक साउंड को कॉल करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, डॉग बार्क्स आएगा। ठीक है, डॉग बार्क्स आएगा, ये जैसे ये लिखा हुआ है ना इसके अंदर, तो इसे क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ज़्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपके अंदर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी थ्योरी लिख देनी है, और एक मैंने जो ये वाला बताया था ना बना के, ऐसा थोड़ा सा बना के आना, और एक ये वाला प्रोग्राम लिख देना अगर ये अकेला आता है। ठीक है, अगर उसके साथ कोई और क्वेश्चन है तो बस थ्योरी एंड प्रोग्राम बहुत है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसे पूछा था कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, अब मैं आपको ओवरलोडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होगा कि आपकी एक ही क्लास होगी। ठीक है, जैसे कि आपकी एनिमल क्लास है ना, एनिमल क्लास के अंदर ही आपके क्या होंगे, 2 मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक मेथड है ऐड और दूसरा भी मेथड है ऐड। ठीक है, और दोनों मेथड्स हैं। अब दोनों मेथड्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, या तो देखो दोनों का नाम तो सेम है। ठीक है, अब दोनों के अंदर है ना रिटर्न टाइप जो है डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर रिटर्न टाइप डिफरेंस नहीं है तो उनके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंस होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस नहीं है तो क्या होना चाहिए, जो आपके पैरामीटर का जो टाइप है वो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है क्या, ओवरलोडिंग। अब मैं इसको अभी समझाता हूँ अगर ये नहीं समझ आया तो। इट अलोज अ क्लास टू हैव मोर देन 1 मेथड विद अ सेम नेम। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है एक क्लास को एक से मतलब सेम नेम के एक से ज़्यादा मेथड रखने के लिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर पैरामीटर, कब तक, जब तक कि उसकी जो पैरामीटर की लिस्ट है वो डिफरेंट ना हो
ठीक है, या उसका टाइप डिफरेंट ना हो, या मतलब उसका सॉरी होना चाहिए, ठीक है, ना हो नहीं हो, ठीक है। पैरामीटर के अंदर टाइप डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होनी चाहिए, या तो फिर दोनों टाइप भी डिफरेंट हो, नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हमारे पास एक क्लास है कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर हमने सेम नेम के 3 मेथड बना सके हैं, ऐड ऐड ऐड। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, देखो पब्लिक इंट ऐड, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या है इंट, नाम क्या है ऐड, और नंबर ऑफ पैरामीटर है 2, जिसका क्या है ये जो किस टाइप के हैं हमारे, इसका डेटा टाइप क्या है एंट, ठीक है, इसका भी इंट, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया, रिटर्न क्या कर दिया a+b। अब हमारी एक और मेथड है जिसका रिटर्न टाइप है डबल, नेम क्या है सेम ऐड, और इसका जो हमारा पैरामीटर का टाइप है वो क्या है डबल एंड डबल, ठीक है, इसको भी हमने रिटर्न कर दिया a+b। अब हमारा नेक्स्ट है पब्लिक इंट ऐड, और इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो गए, इंट 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 है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर क्या हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो ये तीनों हम मेथड इसके अंदर अच्छे से हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसके मैं ना आपको ऑब्जेक्ट बना के यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। पब्लिक मेन जो है हमारी क्लास है उसके अंदर हमने स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कैलकुलेटर C1 इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है, हमने एक क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया C1। अब C1 का हम यूज़ कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करा दिया किसे C1 डॉट ऐड को, जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए क्या 2 और 3, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा 5 आएगा। फिर हमने पास कर दिया 2.5 जो कि डबल था, और 3.5 जिसका आउटपुट आएगा 6.0, और C1 डॉट ऐड को भी हमने कॉल कर दिया जिसके अंदर हमने पैरामीटर डाले 1 2 3, और इसका एडिशन क्या आएगा 3 आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेथड ओवरलोडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके अंदर एक टेबल बना के डिफरेंस भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंस तो मैं आपको समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ सुपर क्लास, ठीक है। मेथड सब क्लास क्या करती है कि जो भी मेथड है ना उसके अंदर सुपर क्लास के अंदर सेम नेम का उसके लिए एक अलग से इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ओवरलोडिंग के अंदर जो मल्टीपल मेथड्स होते हैं वो एक ही क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, या तो उनका रिटर्न टाइप डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, ये होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, इसके अंदर पैरामीटर भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, और नेम भी सेम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि नाम तो सेम होगा लेकिन जो नंबर ऑफ पैरामीटर है या फिर पैरामीटर है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये होता है, ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब हमारा 17th क्वेश्चन आया था इलस्ट्रेट द, ये हमारा देखो यहाँ तक जो थे ना क्वेश्चन ये थे 2022 और 23 के, ठीक है, 10 मार्क्स में आने वाले। अब हम 21 और 22 के अंदर जो 10 मार्क्स में आए थे उसे देखते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेट द फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर दिए हैं जिन्हें आप लिख कर आ सकते हो। एक तो सिंपल होती है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, उसका जो सिंटैक्स होता है नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस लिखने के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का जो सपोर्ट है वो मिलता है हमें। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होती है, बस क्या होता है हमें JVM चाहिए होता है, उसका एक वर्चुअल मशीन चाहिए होती है रन कराने के लिए, हर जगह चलती है ये। सिक्योर होती है, ठीक है, और इसके अंदर पोर्टेबिलिटी होती है यानी कि हर प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। रोबस्ट होती है यानी कि इसके अंदर एक एरर हैंडलिंग का भी मेथड होता है। मल्टी थ्रेडेड होती है ना, इसके अंदर मल्टी थ्रेड मतलब थ्रेडिंग का कॉन्करेंसली एग्जीक्यूट होने का सपोर्ट होता है। डायनेमिक होती है, रन टाइम मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। ये आपको ये 8 के 8 लिखने हैं, अच्छे से समझाने, थोड़े 2-3 लाइन लिखने ना उनके बारे में, और फिर क्या करना है आपको एक जावा का अच्छा सा प्रोग्राम लिख कर आना है, ठीक है। जो मैंने पहले प्रोग्राम जितने भी कराए ना उनमें से कोई भी एक लिख कर आ जाना, आराम से काम बन जाएगा, 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीच में आपने फीचर्स ऑफ जावा लिखा है ना, ऐसे सर्कल बनाया और उसमें आपने एरो कर करके क्या कर दिया, ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, ठीक है। ऐसे मतलब बना देंगे उन्हें। अब मैं ना यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021-22 में कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है ये बताओ, ठीक है। तो मैंने ये पहले ऊप्स के सब्जेक्ट में कराया था, तो उसी वहीं से पढ़ लेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप अपने आप भी लिख कर आ सकते हो, है ना। ये रहा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना ये टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो बॉटम अप को यूज़ करता है। यानी कि ये क्या करता है प्रोसीजर, बड़े एक मतलब प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करेगा, छोटे छोटे प्रोग्राम से वर्क करेगा, ठीक है।
ये होता है लेस सिक्योर, ये होता है हाईली सिक्योर, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं और इसके अंदर एक हमारा एनकैप्सुलेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है इस वजह से। इट डील विद एल्गोरिथम, इट डील विद डेटा, ठीक है। ये एल्गोरिथम के साथ डील करता है, ये डेटा के साथ डील करता है। इट टेक्स वेरी लेस मेमोरी, ठीक है। ये बहुत कम मेमोरी लेता है, ये ज़्यादा मेमोरी लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस अलग अलग से डिफाइन होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो एनी एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर्स। इसके अंदर क्या होता है, वी कांट परफॉर्म ओवरलोडिंग, ठीक है। मतलब मेथड हो या डेटा हो, दोनों ओवरलोडिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। नहीं होती, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको करके बताई। और इसके अंदर क्या होता है, डेटा हेडिंग नॉट पॉसिबल। इसके अंदर डेटा हेडिंग हमारी पॉसिबल है किसके थ्रू? एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, एनकैप्सुलेशन के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम होगा वो छोटे छोटे क्या होगा, पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम किसके अंदर डिवाइड होता है? ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक तो है फॉर्टन जो कि हमारी पहली लैंग्वेज थी, सी, कोबल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऊप्स का है हमारा C++, जावा, पाइथन एंड एक्सेट्रा। तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन होता है, ये सभी लोग, सभी प्रोग्रामर को इनके बारे में पता होता है। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं जो कि था illustrate inheritance, why multiple inheritance is not possible in Java and how to implement multiple inheritance in Java, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना 3 पार्ट हैं। या सबसे पहले आपको बताना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस तो आपको पता ही वो क्या होता है कि हमारी जो एक पेरेंट्स क्लास होती है उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसका हम यूज़ करके जो चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास, ठीक है। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरी क्लास अपने आप एक्वायर कर लेती है, ठीक है, उसे इनहेरिट करके, तो उसे क्या कहते हैं? हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज़ द इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि आपको वापस कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करो, आप क्या कर सकते हो? इनहेरिट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी को। दिस मीन दैट वी कैन ऐड एडिशनल फीचर टू एन एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट, ठीक है। उसके अंदर आप एडिशनल फीचर्स को ऐड कर सकते हो उसे बिना मॉडिफाई करे। इट इज़ पॉसिबल बाय डिजाइनिंग अ न्यू क्लास वी विल हैव अ कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ द क्लासेस, ठीक है। आपने मतलब एक पहले क्लास बनाई ए, एक आपने फिर क्लास बनाई बी, ठीक है। अब आप जो क्लास बी सी बनाओगे ना, उसके अंदर आपके पास क्लास ए के भी फीचर हो सकते हैं, बी के भी फीचर्स हो सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करके, ठीक है। ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपके पास अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिटेंट फ्रॉम ओनली वन क्लास, ठीक है। एक क्लास ए होगी और क्लास बी होगा, ये होगी बेस क्लास, ये होगी डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ये बी है ना, सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट कर सकती है, तो उसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? इन दिस अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप एक से ज़्यादा क्लास से क्या करोगे? इनहेरिट कर पाओगे प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि आपकी ये ना ग्रैंड क्लास होगी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। जैसे कि आपकी ये ग्रैंड पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट मतलब कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट होंगे उनसे जो प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के अंदर आई और आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी आपके अंदर आई, ठीक है। तो क्या हो गया? वो हो गया एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर आता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होगा? एक आपकी पेरेंट्स क्लास है, यानी कि सुपर क्लास है, उससे आपके 2 पेरेंट्स बन गए और आपने उससे क्या किया? अपने उससे डेटा, मतलब आप देख सकते हो, आपको ये बस डायग्राम बना के आना है। मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, ठीक है। मतलब कि आपकी एक सिंगल बेस क्लास से एक से ज़्यादा जब क्लास इनहेरिट कर रही हो तो उसे क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होगा कि आप कोई भी 2 इनहेरिटेंस के टाइप को मिला दो तो वो बन जाता है क्या? हाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पर हमारा एक तो ये हो गया हमारा जो सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। वो सॉरी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पूछा था वाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जावा के अंदर क्या होता है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते ये बताता हूँ, ठीक है। पहले अब देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। पहली प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम, ये याद रखना, हमेशा याद रहेगी डायमंड, ठीक है, नाम से
डायमंड प्रॉब्लम आपको क्या करना है, एक डायमंड बना लेना, ये दिमाग में ये याद रखना, ठीक है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन अ क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम टू क्लासेस डेट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, मतलब कोई एक हमारी डी क्लास है, वो ऐसी दो क्लासेस से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है जिन दोनों क्लासेस के एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि है ए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लास डी को ये नहीं पता होता कि वो क्लास बी के थ्रू ए के पास जाए या वो क्लास सी के थ्रू ए के पास जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपकी क्लास ए के पास एक डिस्प्ले मेथड है, ठीक है, क्लास ए के पास क्या है, डिस्प्ले मेथड है। अब आपने इनहेरिट किया क्लास बी और सी को, दोनों को आपने इनहेरिट कर लिया किसके अंदर, डी के अंदर, ठीक है। देन डी क्लास इनहेरिटेंट फ्रॉम बोथ बी एंड सी, ठीक है। आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपने पहले ए से आपने बी और सी को बना दिया, ठीक है। अब आपने बी और सी को इनहेरिटेड कर लिया डी के साथ, ठीक है। अब डी के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी बी की भी है, सी की भी है और ए की भी है, ठीक है। अब देखो इट्स अनक्लियर वेदर डी शुड इनहेरिट द डिस्प्ले मेथड फ्रॉम बी और सी, ठीक है। अब इसके पास बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या वो डिस्प्ले मेथड बी के थ्रू इनहेरिटेंट करे या फिर सी के थ्रू इनहेरिटेंट करे, क्योंकि बी के पास भी डिस्प्ले मेथड होगा ए से और सी के पास भी डिस्प्ले मेथड होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये होता है हमारा क्या, डायमंड प्रॉब्लम। और क्या करती है, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, इसके लिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करते। बाय अवॉइडिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सिंप्लीफाइज द ऑब्जेक्ट मॉडल एंड मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, ठीक है। इससे क्या होगा, ये काफ़ी ईजी कर देती है लोगों के लिए कि उसे यूज़ करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा के। अब हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। अब है ना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपसे वाइवा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, बच्चे वहाँ कंफ्यूज यार होता है कि नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर कंफ्यूज, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू कर सकते हैं, हम इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं हाउ जावा अचीव्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा अचीव द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस, ठीक है। इंटरफेसेस के थ्रू क्या कर सकती है, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकती है। अब मैंने आपको बताया था इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ क्या होता है, मेथड का सेट ऑफ मेथड्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। इंटरफेसेस अलोस अ क्लास टू इनहेरिट मेथड सिग्नेचर्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विदाउट इनहेरिटिंग अ एक्चुअल मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मतलब इंटरफेसेस बहुत ईजी कर देते हैं क्लास के लिए इनहेरिट करना बिना कोई इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करे, ठीक है। यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास है ना दो इंटरफेस है, एक है कैनिन, एक है पैट, ठीक है। कैनिन के अंदर एक हमारा है मेथड बार्क और पैट के अंदर एक हमारा मेथड है क्या, प्ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक ही क्लास के अंदर यूज़ करेंगे इंटरफेसेस को, ठीक है। अगर आप इंटरफेस की जगह यहाँ पे क्लास को इन्वेजिंग कर लो, ठीक है, ये भी तो क्लास की तो बात है, ठीक है, क्लास में भी यही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बस इसका नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हमारी जो ड्राइव क्लास होगी उसके अंदर हम इसे वो कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास डॉग। अब हमने एक क्लास बनाई डॉग जिसके अंदर हमने इंप्लीमेंट कर लिया कैनिन को भी और पैट को भी। आप ऐसे इंप्लीमेंट्स लिखना और कैनिन लिखना और पैट लिखना। इससे क्या हो गया कि आपके डॉग के अंदर है ना कैनिन की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी और पैट की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि आप डॉग के अंदर बार्क मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, प्ले मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या किया, डॉग के अंदर आपने बार्क मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया कि डॉग इज बार्किंग, और आपने प्ले मेथड को भी इंप्लीमेंट कर दिया प्लेइंग, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक मेन फंक्शन के अंदर पब्लिक क्लास के अंदर क्या किया आपने, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा और उसके अंदर आपने डॉग से क्या बना दिया, माई डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपने माई डॉग बार्क लिखोगे ना तो क्या होगा कि जो आपका कैनिन वाला बार्क था ना वो आपका अपने आप रन हो जाएगा और यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आ जाएगा कि डॉग इज बार्किंग, ठीक है, डॉग इज बार्किंग आ जाएगा। और जब आप यहाँ पर आप जब ये वाला मेथड कॉल करोगे प्ले, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लेइंग, ठीक है, ये आ जाएगा आउटपुट। इससे क्या किया हमने, मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर दिया अपनी क्लास के अंदर, अपने जावा के अंदर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, बिना मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करें, इंटरफेस का यूज़ करके, ठीक है। ये देखो ये था कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हो, देखो एक तो हो गई कैनिन यानी कि सी और एक हो गई पी, है ना, पैट, और आपने इन दोनों का यूज़ करके क्या बना लिया, डॉग बना लिया, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी डी के अंदर आ गई, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का हमने यूज़ कर लिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस यही तो होता है, यहाँ पे हम अभी हमने देखा था ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्लास बी क्लास सी और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्लास ए के अंदर आ गई,
ठीक है, इंटरफेस का हम यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 19 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 2 मार्क्स से मिला के और 10 मार्क्स से मिला के सारे कंप्लीट हो गए। मैंने उसके साथ जितने भी कोड थे सारे करा दिए यूनिट 1 से, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा, चिंता मत करो। यूनिट 1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जितने भी PYQ सॉल्यूशन से, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और भी यूनिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ। तो यहाँ पे हमारा 2022-23 का और 21-22 का पेपर यूनिट 1 का पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको क्या करना है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और मल्टी आइटम प्लस को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इस पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अगर चैनल बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यार मल्टी आइटम प्लस है तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।